हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जुलाई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हाईएस्ट क्वालिटी करंट अफेयर पाने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुई? तो ये 1988 में स्थापित हुआ था। वर्ष 2016 में नोटबंदी के टाइम पर आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित आर पटेल। भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी नीति कब लागू की गई? यहाँ पर एलपीजी का मतलब दोस्तों लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। यहाँ पर एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये नीति मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर वित्त मंत्री थे, उन्होंने लाया हुआ था। 1991-92 में ये लाया गया था। इसके बाद से इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला था। केंद्रीय बजट संसद में किस दिन पेश किया जाता है? तो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया था। आप लोग डिटेल्स के साथ जरूर आंसर किया करो। सिर्फ कुछ ही लोग डिटेल्स के साथ आंसर करते हैं, सभी लोग कोशिश किया करो डिटेल्स के साथ आंसर करने की। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों गगनयान कार्यक्रम के तहत विकास इंजन का आपने परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम ही है विकास इंजन। ठीक है, इसको डेवलपमेंट इंजन मत समझिएगा, नाम है इसका विकास इंजन। एक्चुअली में दोस्तों इसरो जो गगनयान मिशन अपना लॉन्च करने वाला है, तो इसमें कई स्टेजेस होंगे। उसी में एक स्टेज ये इंजन है। ठीक है, विकास इंजन जो है, अब विकास इंजन की टेस्टिंग की गई, इसकी क्षमता जांचने के लिए, कैपेसिटी जांचने के लिए ये टेस्टिंग की गई। और ये जो था ये लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट था। ये लगाया जाएगा GSLV MK 3rd रॉकेट के लिक्विड स्टेज में। ठीक है, जब GSLV रॉकेट से जब लॉन्च होगा गगनयान मिशन, ठीक है, तो उसके ये लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। कहाँ पर इसकी टेस्टिंग हुई है? तमिलनाडु में दोस्तों महेंद्रगिरी में है इसरो का प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, तो उसी में इसकी टेस्टिंग की गई है। गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन के तहत दोस्तों भारत के 4 व्यक्तियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये जो 4 व्यक्ति हैं ये इंडियन एयरफोर्स से हैं और इनको नाम दिया गया है गगनॉट्स। क्या? गगनॉट्स। जैसे एरोनॉट्स होता है वैसे ही यहाँ पर गगनॉट्स नाम दिया गया है। तो इनकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर तरीके से कराई गई है। ट्रेनिंग के लिए इनको रसिया भेजा गया था। अभी मार्च में ही इनकी ट्रेनिंग वहाँ पर कंप्लीट हुई है, क्योंकि वहाँ पर एंटी ग्रेविटी में रहना होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से दी जाती है। तो इनको रसिया की जो संस्था है, रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, क्या नाम है उसका? रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों ग्लोस्कोमोस। क्या? ग्लोस्कोमोस। तो इससे समझौता हुआ था इस इसरो का 2019 में, तो उसके तहत रसिया ट्रेनिंग दे रहा था। फिलहाल मार्च में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और ये मिशन लॉन्च किया जाना है। सबसे बड़ा सवाल, गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, शुरुआत में पहले तो डेट डिसाइड हुई थी दिसंबर 2021 की, लेकिन कोरोना आ गया। इस वजह से अच्छे से प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो नहीं पाई, फुल स्ट्रेंथ के साथ इसरो काम भी नहीं कर पाया, तो फिर ये टाल दिया गया। ठीक है, टेस्टिंग के लिए टाल दिया गया। अब 2022 में एक्सपेक्टेड है, लेकिन अब ये भी नहीं कहा जा सकता कंफर्म कि 2022 में लॉन्च ही हो जाएगा। अभी आप समझिए 2022 में टारगेट तो बनाया गया है, काम चल रहा है, लॉन्च हो जाएगा तो अच्छी ही बात है। चलिए इसरो आया है, इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और अध्यक्ष हैं के सिवान जी। इसरो जैसे दोस्तों इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ऐसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, ऐसे ही जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा, ऐसे ही रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है ग्लोस्कोमोस, ऐसे ही चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है, तो ये सभी स्पेस एजेंसियों का नाम याद रखिएगा। अच्छा, स्पेस एक्स जो है ये दोस्तों एलन मस्क की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की है। ब्लू ओरिजिन जो है ये अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इनकी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया? तो राज्यसभा में दोस्तों सदन का नेता चुना गया है पीयूष गोयल जी को। पीयूष गोयल जी एक केंद्रीय मंत्री भी हैं, अब ये राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। किसकी जगह पर आए हैं ये आए हैं थावर चंद गहलोत जी की जगह पर। आपको अभी याद होगा दोस्तों, थावर चंद गहलोत जी को कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है। अभी 8 राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, इन पर मैंने आपको वीडियो दी थी, आपने अगर नहीं देखा जरूर देखिए।
तो इन 8 राज्यों के गवर्नर में एक गवर्नर थे थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के बनाए गए हैं। तो ये इससे पहले राज्यसभा के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, ठीक है, तो अब उनकी जगह पर अब नियुक्त कर दिए गए पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी दोस्तों केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये कौन कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री अब हो गए हैं जब नई कैबिनेट का विस्तार हुआ, ठीक है। तो कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी जी से लेकर के इनको दे दिया गया, ठीक है। और पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे पहले, अब वहां से हट गए हैं, अब अश्विनी वैष्णव जी हो गए हैं। इस पर मैंने आपको 2 वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हैं कैबिनेट विस्तार पर, ठीक है। पीयूष गोयल जी फिलहाल केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, साथ ही साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, और उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आया है राज्यसभा, हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा दोस्तों संसद का ही एक अंग होता है, आप सबको पता होना चाहिए। संसद के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति तो दोस्तों आप जानते हैं इंडिविजुअल है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसके बाद राज्यसभा होता है, ये एक सदन है। राज्यसभा जो सदन है दोस्तों ये उच्च सदन है या अपर हाउस कह सकते हैं, और लोकसभा जो होता है ये लोअर हाउस या निम्न सदन कह सकते हैं, और इसे आम सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा दोस्तों ये भंग नहीं की जा सकती है, कारण ये है कि इसमें नियुक्ति डायरेक्टली नहीं होती है। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होती है? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष आते हैं और उतने ही चले जाते हैं। 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। इसके साथ मिनिमम एज इनके लिए चाहिए होती है 30 वर्ष की राज्यसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है। और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ इस टाइम पर है 245 की, 245 की। इसमें से 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? खेल, साहित्य वगैरह से जो स्पेशल जिनके पास अचीवमेंट हो उनसे जुड़े व्यक्ति होते हैं। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, इसको याद रखिएगा। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी के लिए दोस्तों इंडियन पॉलिटी का जो मैंने लॉन्च किया हुआ है वीडियो कोर्स, आप उसको चेक कर सकते हैं। 199 में है। इसमें इंडियन पॉलिटी का हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। हर एक वीडियो है, वीडियो का डिटेल नोट्स है रिटन फॉर्मेट में। इसके साथ ही हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट है, बिल्कुल सीरियल वाइज सब कुछ दिया गया है, तो आप इंडियन पॉलिटी मजबूत कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्यों मनाया जाता है ये दिन दोस्तों? युवा लोगों को जो यूथ है इनको ट्रेनिंग देने के लिए, इनको एजुकेट करने के लिए, इनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है कि ये टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग को कैसे स्किलफुल बना सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। तो फिर ये मनाया जाना शुरू हुआ था 2014 से। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा इसको मान्यता मिली थी। इस बार की थीम रखी गई है री इमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, यानी पैंडेमिक के बाद री इमेजिंग करना यूथ की स्किल को। क्लियर। अब आया है जुलाई मंथ का इंपॉर्टेंट डे, हम लोग चलिए करते हैं रिवीजन। आज 1 जुलाई को दोस्तों सबसे पहले 4 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। कौन कौन से? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 1 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई से आप याद रखेंगे। फिर 3 जुलाई आता है। 3 जुलाई को क्या मनाया गया? 3 जुलाई को दोस्तों इस बार मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ध्यान रखिएगा ये जुलाई महीने के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है, इस वजह से इस बार 3 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 4 जुलाई आता है। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डे आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। फिर 12 जुलाई आता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया, और अब 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने भूटान में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है। भीम यूपीआई, भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोनों का फुल फॉर्म भी पूछा गया है एग्जाम में। तो भारत सरकार ने भूटान में भीम यूपीआई भुगतान सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है, अब वहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। भारत की ये जो नीति है, ये जो पहल है, ये पड़ोसी पहले नीति पर आधारित है। पड़ोसी पहले, ठीक है, नेबर्स फर्स्ट। भीम का फुल फॉर्म और यूपीआई का फुल फॉर्म अगेन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया है कई बार।
भारत में भीम जो है ये शुरुआत हुई थी कब? 2016 से हुई थी। 2016 में ही तो नोटबंदी हुआ था, उसी के जस्ट बाद ये शुरू किया गया था दिसंबर में, ठीक है। नवंबर में हुआ था नोटबंदी, ठीक है, 8 नवंबर को, और दिसंबर में भीम की शुरुआत हुई थी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब देखिए ये सभी पेमेंट किए जाते हैं एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, यानी कि इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये एक अथॉरिटी है सरकार की। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों पटना में, पटना बिहार में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला होगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। इसका नाम क्या होगा? नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, एनडीआरसी। ये पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में गंगा तट पर बनाया जाएगा। ये दोस्तों डॉल्फिन के लिए बनाया जाएगा। डॉल्फिन जो है, खास करके जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जानवर है, इसको याद रखिएगा। डॉल्फिन नहीं, गंगा की डॉल्फिन, ठीक है, सिर्फ डॉल्फिन नहीं, गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और डॉल्फिन जो मछली होती है ये सबसे समझदार जलीय जीव होता है। अब इसको स्थापित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में दोस्तों 2018-19 में एक सर्वे किया गया था गंगा नदी में, पटना के पास में ही, तो वहाँ पर देखा गया कि 1455 डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में टोटल निवास करती हैं। जब 1455 संख्या है डॉल्फिन मछलियों की, तो ऑब्वियस सी बात है इनके संरक्षण के लिए और इन पर रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छे से सेंटर बनाया जा सकता है, ठीक है, जिससे डॉल्फिन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। अच्छा, मैं गंगा की डॉल्फिन और दूसरे डॉल्फिनों के बारे में अंतर क्यों बार बार बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों गंगा की जो डॉल्फिन है ये दुनिया की केवल 4 मीठे पानी की जो डॉल्फिन प्रजातियां हैं उनमें से एक है गंगा की डॉल्फिन। 4 मीठे प्रजातियां हैं मीठे पानी की डॉल्फिन की। कहाँ कहाँ पर? एक तो है दोस्तों चीन की यांगत्जी नदी में, दूसरा है पाकिस्तान में सिंधु नदी में, और तीसरा दोस्तों अमेजन नदी पर पाई जाती है, और चौथी गंगा नदी में पाई जाती है। ये 4 प्रकार की जो डॉल्फिन होती हैं ये अलग ही तरीके की डॉल्फिन होती हैं। क्लियर? डॉल्फिन सबसे समझदार जलीय जीव है। अगला देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव ने। ये इसलिए समझौता किया गया है जिससे लद्दाख भी खुद को सिक्किम की तरह ही ऑर्गेनिक बना सके। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रकार का जो प्रोडक्शन होता है, खेती होती है, उसमें जो भी उत्पादन होता है उसके लिए किसी भी प्रकार की केमिकल खादों का यूज ना किया जाए और ना ही कीटनाशकों का यूज किया जाए, ठीक है। तो ये खेती होती है ऑर्गेनिक खेती। तो अब लद्दाख भी खुद को बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है, और ये किया गया है सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ समझौता किया गया है। लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि 2025 तक लद्दाख को एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। क्लियर? ये दोस्तों मोदी मिशन के तहत किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मोदी मिशन, मोदी मिशन याद रखिएगा। ये क्या होता है? मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसके तहत और कृषि विकास योजना के तहत, इन दोनों के तहत ही ये समझौता किया गया है, एक प्रकार से कह सकते हैं। अच्छा, ये समझौता सिक्किम के साथ ही क्यों किया गया है? क्योंकि दोस्तों सिक्किम जो है ये सबसे पहला राज्य बना था 100% ऑर्गेनिक होने वाला, ठीक है। 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और अगर पहले यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये पहली यूनियन टेरिटरी है 100% ऑर्गेनिक होने वाली। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन बनाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क दोस्तों ये एनटीपीसी के द्वारा बनाया जाएगा। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके द्वारा बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। कहां पर बनाया जाएगा? गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में ये बनाया जाएगा। इसकी क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी 4.75 गीगावाट। ओके, किसके द्वारा बनाया जाएगा? NTPC-REL के द्वारा बनाया जाएगा। NTPC का ही एक पार्ट है NTPC-REL, इसके द्वारा ये बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, NTPC जो है ये अपना टारगेट अचीव करने पर लगा हुआ है। इसका टारगेट है कि 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण किया जाए भारत में, ठीक है, 60 गीगावाट तक का। तो इसी के टारगेट को पूरा करने की दिशा में ये भी है। इसका यूज दोस्तों एनटीपीसी जो है वो व्यावसायिक स्तर पर यानी कॉमर्शियल लेवल पर हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए भी करेगा।
एनटीपीसी आया है, इसके बारे में जानिए। ये एक महारत्न कंपनी है। भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं, एक है एनटीपीसी भी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर्ड है ये नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गायक ने टोक्यो ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों AR रहमान और अनन्या बिरला ने, इन दोनों ने मिल करके लॉन्च किया है हिंदुस्तानी वे नाम का ये सॉन्ग। ये सॉन्ग बेसिकली टोक्यो ओलंपिक में जो भारतीय खिलाड़ी हैं इनको चीयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसको कंपोज किया है, राइट किया है AR रहमान ने और इसको गाया है अनन्या बिरला ने। अनन्या बिरला भी एक सिंगर हैं। इस सॉन्ग के थ्रू जो इंडियन खिलाड़ी हैं जो जा रहे हैं ओलंपिक्स में हिस्सा लेने, ठीक है, इनको इनकरेज किया जाएगा, इनको मोटिवेट किया जाएगा एक प्रकार से, ठीक है। तो इस वीडियो सॉन्ग में दोस्तों 1996 में जो अटलांटा ओलंपिक हुआ था, इसके बाद से 2016 में जो ओलंपिक हुआ रियो ओलंपिक, इसके बीच में जो भी भारतीय खिलाड़ी जो भी अचीवमेंट हासिल किए उसको बताया गया है, उसकी फुटेज भी ली गई है, दिखाया गया है, ठीक है, जिससे उनको भी देख करके इंस्पायर हो सके भारतीय खिलाड़ी। ओलंपिक के बारे में तो आप रोज ही सुनते हो। आज बात करते हैं AR रहमान के बारे में। AR रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। ये भारतीय सिंगर हैं दोस्तों और इन्हें 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड, 1 बार बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है, 1 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है, 15 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और 6 बार इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। अब आप जान सकते हो कितने बड़े सिंगर हैं। इनको 2010 में दोस्तों भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा लास्ट 6 मंथ की ई बुक लॉन्च हुई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड MZT10 यूज़ करते हो तो आपको 10 रेट्स का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप 49 में ये प्राप्त कर सकते हो। कल ही मैंने इसका डेमो वीडियो भी अपलोड किया है, रिव्यू वीडियो है, जिसमें आपको पता लग पाएगा कि इस ई बुक में क्या क्या है। चैनल पर जाइए, फुल रिव्यू ई बुक का देख लीजिए, उससे आपको पता लग पाएगा कि इस ई बुक में आपको क्या क्या खास मिलने वाला है। तो आप लोग भी इस ई बुक को परचेज कीजिए और अपने करंट अफेयर को 100% इंश्योर कीजिए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रमुख हेनरिएटा फोरे ने इस्तीफा दे दिया? हेनरिएटा फोरे ये किसकी प्रमुख थी? तो ये थी प्रमुख दोस्तों यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी ये प्रमुख थी हेनरिएटा फोरे। तो इन्होंने फिलहाल के लिए इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इन्होंने अपना पारिवारिक कारण इसके प्रति बताया हुआ है। ये 2018 में जनवरी महीने में बनी थी यूनिसेफ की प्रमुख हेड, ठीक है। तो इन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले ये दोस्तों US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की प्रमुख भी बनी थी और वो बनने वाली पहली महिला बनी थी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर यूनिसेफ की आया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और सदस्य देश हैं 192। अच्छा, मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर भी वीडियो दी हुई है, उससे आप एक सिंगल वीडियो से आप जान पाओगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका काम क्या होता है, कैसे ये रन करते हैं, स्थापना वगैरह सब कुछ स्टैटिक तो बताया ही गया है। फिर भी यहाँ पर कुछ और दिख रहे हैं नाम, उनको आप लोग जान लीजिए, वीडियो आ ही गई है। तो यूनेस्को जान लीजिए। यूनेस्को का मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पेरिस में हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1945 में स्थापित हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। WHO आया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में। अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एधनोम जी हैं। IMF आया है। IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। और अच्छा, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये तो पता है ना। चलिए, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। वाशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। कौन? क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस डेबिट कार्ड कंपनी पर नए ग्राहकों को जोड़ने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो RBI ने दोस्तों मास्टर कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। मास्टर कार्ड को इंडिया में बैन कर दिया है। पूरी तरीके से नहीं बैन किया है, सिर्फ इस प्रकार से बैन किया है कि अब ये नए कस्टमर्स को नहीं जोड़ सकता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अभी वर्तमान में यूजर है उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नए यूजर ये नहीं बना सकता है इंडिया में मास्टर कार्ड। अब ये क्यों लगाया गया है, कब से लगाया गया है प्रतिबंध, इन सब के बारे में जानते हैं।
ये प्रतिबंध दोस्तों 22 जुलाई 2021 से लगाया जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था 2018 में अप्रैल में। इसके तहत इसने बताया था कि जो भी ये क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह वाली जो भी कंपनियां हैं, जो भी ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं, ये चीज़ इंश्योर करे कि इनके द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है ये इंडिया में ही अपना सर्वर, अपना डेटा स्टोरेज बना करके यहीं पर अपनी जानकारी इन्फॉर्मेशन रखें। ठीक है, लेकिन ये सर्कुलर इग्नोर कर दिया है मास्टर कार्ड, इसको फॉलो नहीं कर रहा है आरबीआई की गाइडलाइंस को, इस वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया आरबीआई ने। क्लियर? मास्टर कार्ड आया है, इसके बारे में जानिए। मास्टर कार्ड की स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर्ड है ये न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। आरबीआई के बारे में तो आप सब जानते ही हो। कमेंट करके आज बताओ डिटेल में आरबीआई के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 70 डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के कोई 2 उदाहरण आपको आज बताने हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था ये भी बता दीजिए। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था गठित की गई। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। सभी क्वेश्चन दोस्तों इकोनॉमिक से हैं। ठीक है, आज इकोनॉमिक का लास्ट डे है। अगले दिन से हम लोग कोई और सब्जेक्ट शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखते चल रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने पॉलिटी अच्छे से तैयार किया, फिर इकोनॉमी तैयार किया। ठीक है, तो डेली हम लोग 4 क्वेश्चन के माध्यम से तैयार करते चल रहे हैं। अब ये 4 क्वेश्चन वो 4 क्वेश्चन होते हैं जिनमें समझ लीजिए प्रकार का ये 4 टॉपिक होता है। इस टॉपिक पर स्टूडेंट डिटेल में लिखते हैं और आप लोग डिटेल में पढ़ते हो, तो इससे आपका वो टॉपिक हो जाता है क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रिवीजन कराने का। आप डेली सबके कमेंट जरूर पढ़ा करो, जिनका कमेंट पसंद आए लाइक भी कर दिया करो। चलिए बस फिलहाल लगते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।